गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का अगला चैप्टर लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज, आपने लखनऊ का नाम सुना होगा जिसे कहा जाता है कि नवाबों का शहर है। तो उसी लखनवी अंदाज को लेकर जो हमारे कथाकार हैं यशपाल जी, उन्होंने एक बहुत ही व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है और हमें ये बताने की कोशिश की है कि झूठी शान शौकत दिखाने के लिए जो ये नवाब लोग हैं क्या क्या कर जाते हैं, ताकि समाज को ये ना लगे कि ये आम लोगों से अलग नहीं हैं। उसके पहले हम थोड़ा यशपाल जी के जीवन परिचय को देखेंगे ताकि हमें ये आसानी रहे समझने में कि उन्होंने ये कहानी किससे प्रभावित होकर लिखी है। तो अगर हम बात करें यशपाल जी की, तो यशपाल जी का जो जन्म है 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उन्होंने कांगड़ा में ली थी। उसके बाद ये हायर एजुकेशन मतलब इन्होंने अपने बीए की पढ़ाई के लिए लाहौर में एडमिशन लिया। लाहौर उस समय इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ पे लाहौर में इनकी जो मुलाकात है वो हुई भगत सिंह से और सुखदेव जी से। आपको पता है बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं भगत सिंह जी और सुखदेव जी, तो उनके साथ इनकी दोस्ती हो गई और क्या कहते हैं, स्वाभाविक सी बात है उनका असर यशपाल जी पर भी पड़ा और उन्हीं के साथ वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और कई बार ये भी जेल गए थे। तो जैसे कि आपको बताया कि उनसे ये इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने जो कहानियाँ लिखी उस तत्कालीन समाज को देखकर लिखी। तो उनकी कहानियों की सबसे बड़ी बात क्या होती थी, वो उसमें आर्थिक दुर्दशा जो हमारे समाज में ना क्या कहते हैं ऊंच नीच आर्थिक आधार पर भेदभाव होता था, उसको बहुत अच्छे से दर्शाया है। आधुनिक समाज और राजनीतिक विडंबनाओं को दिखाया है, नेताओं के बड़े बड़े वादे और उनके वनस्पत जो आधुनिक समाज है, मॉडर्न सोसाइटी हमारी, वो कैसे इम्पैक्ट होती है। सामाजिक कुरीतियों को दिखाया है, समाज का यथार्थवादी चित्रण किया। यथार्थवादी यानी जो जैसा है उसको उन्होंने वैसा ही दिखाया है। अपनी भाषा को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। तो अब हम इस कहानी में देखेंगे कि उन्होंने हमें लखनवी अंदाज के माध्यम से समाज की किन कुरीतियों की ओर ध्यान देने को बोला है। अब कुछ शब्दार्थ हैं क्योंकि टाइटल जो है वो लखनवी अंदाज है, तो उसमें कुछ ऐसे उर्दू शब्द हैं जो आपको समझने होंगे। मुफस्सिल यानी केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द। उतावलापन होता है, जल्दी जल्दी। फुकार करना, क्या फुकार करती है, तेज आवाज़ करना। प्रतिकूल, विपरीत। मजले दर्जे यानी कि सेकंड क्लास, बीच का दर्जा। आदाब अर्ज, हम नमस्कार करते हैं, कोई सत श्री अकाल करता है तो उर्दू में हम बोलते हैं आदाब अर्ज, यानी कि अभिवादन का ये एक तरीका होता है, ढंग होता है। शराफत, सज्जनता। लथेड़ लेना, सम्मिलित करना। किसी चीज़ में हम किसी को लपेट लेते हैं या लथेड़ लेते हैं तो वो हो जाता है सम्मिलित करना, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे इस कहानी को जो कि यशपाल जी ने लिखा है लखनवी अंदाज। तो सबसे पहले आपको वापस से बता दें कि जो ये लखनवी अंदाज कहानी है ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसे यशपाल जी ने हमारे समाज पे कटाक्ष करते हुए यानी कि एक तरह से आलोचना करते हुए, व्यंग करते हुए ये कहानी लिखी है। तो जो कहानी की शुरुआत होती है वो यशपाल जी से ही होती है। यशपाल जी को अपनी कहानी लिखनी होती है, तो कहानी लिखने के लिए उनको कहीं जाना होता है और वो जगह उनके घर से बहुत दूर नहीं थी, तो फिर भी उन्होंने एक सेकंड क्लास का टिकट ले लिया, जबकि वो जनरल टिकट से भी यात्रा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सेकंड क्लास की यात्रा बहुत कम लोग करते थे। एकांत मिलता था रेल के डिब्बे में और खिड़की से नज़ारे भी बहुत आसानी से देखे जा सकते थे। तो यही सोचकर यशपाल जी ने सेकंड क्लास का एक टिकट लिया और जा पहुँचे अपने दिए हुए डिब्बे पर। अब जब वो अपने बर्थ पर पहुँचे तो वहाँ पे एक बाधा उत्पन्न हो गई। क्या बाधा हो गई, यशपाल जी ने देखा वहाँ सामने मतलब सामने की सीट पर एक नवाब साहब बैठे हैं। नवाब साहब सफ़ेद कुर्ते पैजामे में और उनके अंदाज को देखकर लग रहा था कि ये खालिस नवाब हैं।
जो यशपाल जी हैं उनका कहना है कि ये जो नवाब लोग होते हैं ना, एक तरह की अजीब किस्म की इनकी नस्ल है। इन्होंने नस्ल इसलिए बोला है क्योंकि जो इनका अंदाज होता है वो नजाकत, नफासत, हर चीज़ों से भरा होता है। अब यशपाल जी जैसे ही पहुँचे तो क्या हुआ, जो नवाब साहब है उनको भी थोड़ा सा क्या हुआ, अनकंफर्टेबल फील हुआ। उन्होंने क्योंकि शायद नवाब साहब ने भी अकेले रहने के उद्देश्य से सेकंड क्लास का टिकट ले रखा था, तो अब उनके भी एकांत में खलल पड़ गया। अब दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति से दिक्कत हो रही थी, लेकिन टिकट दोनों ने ले रखा था, इसलिए न चाहते हुए भी दोनों को आपस में एक साथ उस रेल के डिब्बे में सफ़र करना पड़ा। अब जो लेखक साहब हैं उनको तो बात करने का बहुत शौक़ था, लेकिन उन्होंने नवाब साहब की हरकतों से ये भाप लिया था कि जो नवाब साहब हैं वो उनके आ जाने से बहुत असहज महसूस कर रहे हैं और उनसे बात नहीं करना चाहते। तो लेखक ने भी उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और अपने में ही चुपचाप ख्यालों में खो के बैठ गए। फिर अचानक से जो लेखक की नज़र है, नवाब साहब के पास एक तौलिया बिछा था, उस पर 2 खीरे रखे थे। तो नवाब साहब के पास खीरे रखे थे। खीरे लेखक के हिसाब से जो क्या है, एक आम आदमी का भोजन है जो आम आदमी के थालियों में होता है। नवाब साहब तो भाई अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, क्योंकि जो ये नवाब है ना, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आज भी रईस हैं, जबकि जो उनकी शान शौकत है पहले समय के मुकाबले अब उतनी नहीं रह गई थी। लेकिन दुनिया के सामने उनका ये दिखावा कम ना हो जाए, तो वो अपने आप को, अपनी हरकतों को, अपने खान पान को इस ढंग से प्रेजेंट करते हैं ताकि दुनिया को ये भ्रम में रखा जा सके कि जो नवाबों की शान शौकत है, ऐशो आराम है, वो आज भी पहले ही की तरह क्या है, उन्नत है, यानी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो क्या कहते हैं, बहुत देर तक तो जो नवाब साहब हैं ना इधर उधर करते रहे। फिर उन्होंने फाइनली नवाब साहब ने लेखक से ये पूछ ही लिया कि हुजूर क्या आप ये खीरे पे गौर फरमाइएगा। तो भाई लेखक जी जो थे उन्होंने कहा नहीं, क्या है ना, मेरे पेट का थोड़ा सा कमज़ोर है तो मैं खीरा नहीं खाऊंगा, आप ही क्या कहते हैं नोश फरमाइएगा, यानी कि आप ही खा लीजिए। अब जो कि बहुत देर से अपना खाली समय बिताने के लिए नवाब साहब ने उस खीरे को ले रखा था, बड़ी नज़ाकत के साथ अपनी सीट के नीचे से एक लोटा उठाते हैं, लोटे में पानी लेके उन खीरों को खिड़की के बाहर करके बहुत अच्छे से धोते हैं। फिर उसको तौलिए से पोंछते हैं, चाकू निकालते हैं, चाकू से खीरे के किनारों को काटते हैं। फिर आपको पता है खीरे के कड़वेपन को निकालने के लिए हम उसमें झाग बनाते हैं। तो एक एक काम जो है नवाब साहब बड़ी नज़ाकत के साथ करते हैं और खीरे का वो झाग निकालते हैं, फिर उसको छीलते हैं और बड़ी नज़ाकत नफासत के साथ उस खीरे के वो स्लाइस करते हैं। स्लाइस समझते हैं, यानी कि फाके करते हैं। फिर उन फाकों को वो सजा कर रखते हैं और एक पुड़िया निकालते हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे या जो ऐसे बेचने वाले ठेले पे होते हैं, वो खीरों को काट काट के उस पर नमक मिर्च और क्या कहते हैं काला नमक लगा कर देते हैं, जिससे उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो नवाब साहब भी अपने साथ पुड़िया में नमक मिर्च और क्या कहते हैं काला नमक लेकर बैठे, तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से उस खीरे के फाकों में वो नमक मिर्च और क्या कहते हैं लाल नमक मिर्च लगाई और उसको बड़ी नफासत से उठाया। उसको क्या करते थे, अब लेखक ये बता रहा है कि अब आप देखिए उस खीरे को जो आदमी चबा चबा कर आसानी से खा सकता है, उस खीरे को नवाब साहब कितने नफासत के साथ एक दूसरे इंसान के सामने खाने की नकल कर रहे हैं कि सामने वाले को पता चले कि इनके खाने पीने का तरीका भी हम आम इंसानों से कितना अलग होता है। अब जो नवाब साहब हैं वो खीरे की फाक को उठाते हैं और मतलब खीरे खाने की जो उनकी इच्छा थी उनकी आंखों में साफ साफ दिख रही थी, तो वो खीरे की फाक को उठाते हैं, अपने होठों तक लाते हैं, उसकी खुशबू को अपने नाकों से अंदर लेते हैं और खुशबू जो है उनके नाक से होते उनके मुंह में चला जाता है, तो मुंह में उनके पानी आ जाता है। उस पानी को वो गटक जाते हैं, अपनी आँखों को मूंद लेते हैं जैसे कि वाकई में वो खीरा खा रहे हैं और इस तृप्ति के साथ वो उस खीरे की फाक को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ।
वो फिर देखते हैं तो जो नवाब साहब हैं हर एक खीरे के साथ, मतलब जितने भी खीरे की फाके थी, स्लाइसेस थी, एक एक करके उठाते हैं, अपने होठों तक लाते हैं, रसस्वादन करते हैं यानी खुशबू लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं, तृप्त और संतुष्ट होकर वो फेंक देते हैं। और ऐसा कर कर के जितने भी फाके थी नवाब साहब ने उनको खिड़की से बाहर फेंक दिया। और जब सारी फाके ख़त्म हो गई तो तौलिए से अपना हाथ अपने होठों को पोंछते हैं और बिस्तर पर यानी अपनी बर्थ पर लेट जाते हैं। तो अब क्या हुआ, इस बीच उन्होंने मतलब नवाब साहब ने ये दिखाने के लिए कि मुझे क्या कहते हैं मेहमानों का भी स्वागत करने की आदत है, तो ये दिखाने के लिए कि आप भले ही क्या कहते हैं बिना इच्छा के बुलाए हुए मेहमानों, फिर भी उन्होंने लेखक से पूछा क्या आप ये खीरा खाना चाहेंगे। तो लेखक ने, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था, तो अपने आत्मसम्मान की खातिर लेखक ने भी मना कर दिया, नहीं भाई मुझे तो ये खीरे नहीं खाना है। तो नवाब साहब ने बोला कि ये लखनऊ के प्रसिद्ध पालम खीरे हैं, लेकिन अब लेखक ने मना कर दिया था सो मना कर दिया था। तो मतलब इस तरह से खीरे को फेंकने के बाद जो लेखक नवाब साहब हैं वो अपनी सीट पर लेट जाते हैं तृप्ति के साथ, और लेखक ये सोचता रहता है कि क्या ये ज़रूरी था करना कि बिना खाए बिना उसका आनंद लिए खाने का हम ऐसे खुश हो सकते हैं। तब नवाब साहब को एक डकार आती है और वो लेखक से मुखातिब होकर यानी लेखक की ओर देखकर बोलते हैं, ये खीरे होते तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्या करें मेरा जो मैदा है, मैदा यानी पेट जो है, लीवर जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, वो इसको हजम नहीं कर पाता। और उनको डकार आ जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब लेखक ये सोचता है कि अगर बिना खाना खाए किसी भी चीज़ की खुशबू, स्वाद, गंध से पेट भरा जा सकता है, डकार आ सकती है, तो बिना किसी पात्र, बिना किसी घटना, बिना किसी तथ्य की क्या स्टोरी नहीं लिखी जा सकती। और जिस स्टोरी की तलाश में वो सफ़र पे जा रहे थे, उनको उसी ट्रेन के डिब्बे में वो नवाब साहब एज अ पात्र, एज अ कैरेक्टर क्या मिल जाते, कहानी के पात्र मिल जाते हैं, और ये सोचते हैं कि अब मेरी अगली कहानी इसी पर आधारित होगी। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी लखनवी अंदाज किस चीज़ पे व्यंग कर रही है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम अभी देखते हैं। अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब लेखक ये सोचता है कि अगर बिना खाना खाए किसी भी चीज़ की खुशबू, स्वाद, गंध से पेट भरा जा सकता है, डकार आ सकती है, तो बिना किसी पात्र, बिना किसी घटना, बिना किसी तथ्य की क्या स्टोरी नहीं लिखी जा सकती। और जिस स्टोरी की तलाश में वो सफ़र पे जा रहे थे, उनको उसी ट्रेन के डिब्बे में वो नवाब साहब एज अ पात्र, एज अ कैरेक्टर क्या मिल जाते, कहानी के पात्र मिल जाते हैं, और ये सोचते हैं कि अब मेरी अगली कहानी इसी पर आधारित होगी। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी लखनवी अंदाज किस चीज़ पे व्यंग कर रही है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम अभी देखते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा था, लेखक को नवाब के किस हाव भाव से पता चलता है कि वो लेखक से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे ही लेखक का उस ट्रेन के डिब्बे में आते हैं, नवाब साहब इधर उधर देखने लगते हैं और उनकी हाव भाव से ऐसा प्रतीत होता है कि वो लेखक के आ जाने से बहुत ज़्यादा क्या फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल मतलब असहज महसूस कर रहे हैं। ठीक है,